जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप सभी क्लास में बने रहिएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं, देखो आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त, आज करंट के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और हर टॉपिक से आपको क्लास के अंदर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ दोस्त हैं मेरे जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, जैसे कि जीनियस बॉय। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो दोस्त आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं यही कहूँगा कि भाई जीनियस बॉय, आप वाकई में जीनियस हैं और आपका सिलेक्शन होके रहेगा। देखो यहाँ पे सचिन यादव कह रहे हैं, सर जी आपकी क्लास से सभी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं और सभी स्टूडेंट आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, आप लोग यूँ ही सपोर्ट करिएगा। और यहाँ पे मेरी बहन सपना अवस्थी कह रही है, थैंक यू सर जी। तो बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आप इस बार सिलेक्ट हो जाएँ। संतोष राजक, वेरी नाइस क्लास सर जी। सभी दोस्त बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कलुआ मुंडा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम, देखिए कि ये क्या कह रहा है भाई देखो ये गलत बात है, किसी को भी अपना इंतकाम नहीं दिखाना है और बढ़िया से सफलता हासिल करनी है और मेहनत करनी है। देखो चलते हैं दोस्त अपने क्लास में और देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न जो है वही मुझे लग रहा है करंट अफेयर से आपको मिल गया है। पूछा गया है, भारतीय सेना ने कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की? तो कहाँ पर की है, फटाफट बताइएगा। ये आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब लद्दाख होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रपति को आदेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति को आदेश जारी करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 123 1 2 3 याद रखना। देखो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको याद रखना। और आप देखो, मैं आपको बताऊं, आप सोचते हो कि भैया को ये सब कैसे याद बना रहता। मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं, मैं क्वेश्चनों को लिखता हूं, फिर उन्हें टाइप करता हूं, फिर पढ़ता हूं, फिर पढ़ाता हूं, फिर बाद में पीपीटी के लिए। तो ये सब क्या होता है ना, 4 बार जब एक क्वेश्चन को लिख लेता हूं ना, तो दोस्त कभी नहीं भूलोगे, इस चीज़ को याद रखना। और देखो यहाँ पे आपका अनुच्छेद 123 हो जाएगा सही जवाब। और अनुच्छेद 143 जो है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय से जो राष्ट्रपति जी हैं वो सलाह मशवरा करते हैं, ऐसे ही याद रखना। और अनुच्छेद 61 जो है, इसमें राष्ट्रपति जी पर महाभियोग की कार्रवाई की जाती है। देखो राष्ट्रपति जी को आप कोई सज़ा नहीं दे सकते हो, अगर कोई संविधान उल्लंघन किया है तो सज़ा नहीं दी जा सकती है, उन पर महाभियोग की कार्रवाई अनुच्छेद 61 के तहत चलाई जा सकती है। तो उन्हें सिर्फ पद से हटाया जा सकता है, सज़ा नहीं दी जा सकती। यहाँ पे देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से संथाल जनजाति निवास करती है। उस दिन मैंने आपको कुकी भी बताया था, पाबो भी बताया था, और आज यहाँ पे संथाल पूछ लिया गया है। तो आप संथाल का सही जवाब करिएगा। तो यहाँ पे आपका जो संथाल जनजाति है वो आपकी झारखंड में निवास करती है, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो मिजोरम में याद रखना, मिजोरम में मैंने उस दिन आपको कुकी बताया था, कुकी, और एक मैंने आपको क्या बताया था, पाबो बताया था, पाबो जनजाति, ये भी याद रखना, ये आपकी मिजोरम से संबंधित है। और आपकी केरल से संबंधित एक याद रखना, आपकी मोपला जनजाति। देखो मोपला भी पूछा जाता है, तो मोपला जनजाति जो आपकी है ये केरल में निवास करती है। तो इस तरीके से आप सभी प्रश्नों को याद रखेंगे और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखो ये तो राष्ट्रीय उद्यान तो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। अब दाची-गाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। अगर ऑप्शन दे देगा तो किश्तवाड़ याद रखना, आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और देखो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कर्नाटक में कौन सा है, तो कर्नाटक में आप बताइएगा। तो कर्नाटक में आपका नागरहोल हो जाएगा। नागरहोल जो है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में आपका हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आपका कौन सा हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में आपका एक रोहिला, ठीक है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भी आप याद रखेंगे, रोहिला आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ। और देखो आपका एक गिर नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में है, और आपका दुधवा नेशनल पार्क है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके से रणथंभौर है, राजस्थान में है। तो इस तरीके से सभी को याद रखना है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? संविधान से संबंधित आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाना प्रॉपर, और नोट भी करते जाना। देखो मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? ऑप्शन में होना चाहिए था पूर्व सोवियत संघ, लेकिन अगर रूस है तो आप लगा देना, आपका सही जवाब हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। और मैं आपको बताऊं, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
देखो 42वीं का, इसीलिए तो कहता हूँ फ़ोन भी मेरा बेकार है, पेन भी मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं है दोस्त, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सब कुछ होगा। यहाँ पे देखो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11। कितनी है दोस्त? 11 है। तो ये भी देखो याद रखना। और इससे देखो किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया, तो याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इन्हें जोड़ा गया था। मतलब कि जब स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी तो तभी इन्हें शामिल किया गया था। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा, ये पूछा गया था आपके आरआरबी के पेपर में, और जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। हालांकि मैंने भी गलत किया, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ लिया तो मुझे पता चला कि इसका ऑप्शन गोवा है। क्योंकि देखो गोवा जो था वो अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था, वो किसके? पुर्तगालियों के कब्जे में था। और पुर्तगालियों से सीधा 1961 में भारत सरकार ने आज़ाद करा लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। तो यहाँ पे अंग्रेजों के अधिकार में नहीं था, इसलिए यहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू थी और रही। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आप फटाफट सटीक जवाब करिएगा, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज आप तुक्का लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। और मैं आपको तब तक एक लाइन बताता हूँ कि विरासत में मिली हो जिनको पुरखों की दौलतें, विरासत में मिली हो जिनको पुरखों की दौलतें, उन्हें मेहनत के तजुर्बे नहीं आते हैं, उन्हें मेहनत के तजुर्बे नहीं आते हैं। तो दोस्त यहाँ तो सब अपना साम्राज्य, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और अपना साम्राज्य खुद ही बनाना है। तो यहाँ पे देखो निःशुल्क विधि सहायता का जो प्रावधान है वो संविधान के 39A में दिया गया है, 39A में दिया गया है। और देखो सॉरी, यहाँ पे जो अनुच्छेद 17 दिया गया है, ये क्या है? ये आपका अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, अस्पष्टता उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 में मिलता है। तो ये भी आप छुआछूत जिसे बोलते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है, ये आज आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्यों ये मैं लगभग 2 दिन से आपको लगातार बता रहा हूँ, लगातार आपको 2 दिन से बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया। और अनुच्छेद 32 दोस्त आपके आरआरबी के, मतलब ये आपका जो रेलवे आरपीएफ का पेपर होगा उसमें पूछा जा चुका है 2019 में, ये भी याद रखना। और पिछले 2 दिनों से मैं बता रहा हूँ, अगर आपने क्लासों को नहीं देखा तो प्रीवियस क्लासों को देख लेना दोस्त। देखो यहाँ पे दिया गया है सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब दोस्त होना चाहिए जेरेमिया मैनाले, जेरेमिया मैनाले, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ये तो देखो आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका सही जवाब 2 बार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ से लगा देंगे सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? और ये प्रश्न आपका आरआरबी में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए संसद। यहाँ पे संसद ऐसे याद रखना कि संसद के दोनों सदन होते हैं, संसद के दोनों सदन होते हैं। तो यहाँ पे संसद आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखो ये मैंने संसद से भी आपको क्वेश्चन कराया, क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुआ है जिसका कल रिजल्ट आया है, तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे देखो दिया गया है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि महाभियोग की कार्रवाई अनुच्छेद किस में आता है? अनुच्छेद 61 में आता है। तो देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि अनुच्छेद 61 आपको रट गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछा भी जाता है। देखो यहाँ पे दिया गया है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये देखो इम्पोर्टेंट है भाई। यहाँ पे आप क्या बताएंगे? देखो किरण बेदी तो थी प्रथम आईपीएस ऑफिसर, ये तो सभी को पता होगा। सरोजनी नायडू थी, ये प्रथम राज्यपाल थी, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, तो ये तो सभी को पता होगा। देखो यहाँ पे आपका सही जवाब नरगिस दत्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो सभी क्वेश्चनों के दोस्त स्क्रीनशॉट ले लिया करो, काम आएंगे आपके पेपर के अंदर ये बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ये देखो आपका आया हुआ प्रश्न है।
अब यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है, और वहाँ पे ऑप्शन में 68% दे रखा था सही जवाब, तो ऑप्शन लगा देना, वरना आपको अगर 67% भी मिलता है ऑप्शन में तो आप लगा देना, आपका सही हो जाएगा, और 68 मिलता है तो भी आप लगा देना। देखो यहाँ पे 78 जो है ये नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% जो है ये वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है, तो ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन आपका 78%, 68% आपका पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है, तो ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका आप सही जवाब लगाइएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट, पृथ्वी की जुड़वा बहन और चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह, आप ऐसे समझ सकते हैं और याद भी रखना है। देखो बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, मैं आपको रोज़ बताता हूँ शायद इसीलिए कि आपको याद हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा एक शनि ग्रह है जो कि इससे छोटा होता है, तो इसका कलर काला होता है। कैसा? काला होता है, शनि ग्रह का कलर काला होता है और बृहस्पति का पीला होता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के विजेता कौन सा राज्य रहा? देखो करंट अफेयर, ये तो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्त, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, यहाँ पे हम बताएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप याद रखेंगे। और देखो ये कहाँ आयोजित हुए थे, तो लद्दाख में हुए थे। कहाँ आयोजित हुए थे, तो लद्दाख में हुए थे, ये भी आप देखो याद रखना। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे महाराष्ट्र जो है इसने किसे हराया था, शायद तमिलनाडु को हराया था। ये क्वेश्चन मुझे देखो जिसकी हार हुई थी वो तमिलनाडु था क्या, ये आप मुझे कंफर्म करवा देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि अगर मैं किसी को कंफर्म कराने के लिए कहता हूँ ना तो वो मुझे कराते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा था ऑप्शन दे रखे थे, उन्होंने अपना कमेंट कर रखा था कि भैया ए, तो ए का मतलब यही था कि उन्होंने उस क्वेश्चन का जवाब करा था। तो यहाँ पे दिया गया है पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो ये जो पोटवार पठार है ना, ये आपके पाकिस्तान, मतलब ये पाकिस्तान, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो 17 क्वेश्चन पे मैं रोज़ रुकता हूँ और मुझे ऐसा लगता है, मैं रोज़ कहता हूँ कि हो सकता है मेरी जबान पे सरस्वती माँ विराजमान हो, और जो भी कान इस टाइम मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो भी भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनका इस बार 110% सिलेक्शन होना तय है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप भी अपने भाई को, अपने छोटे भाई या बड़े भाई जो भी मुझे मानते हो, और आप लोगों का वाकई में बहुत तगड़ा सपोर्ट है, इसके लिए मैं आप सभी को हाथ जोड़ के बोलता हूं कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। और आप एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको डेली 50 क्वेश्चन ऐसे ही करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हर जगह से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और जितना ज़्यादा हो सके देखो शेयर कर देना, शेयर करते हो मुझे पता चल जाता है कि मेरे किस दोस्त ने क्लास को शेयर किया है। और यहाँ पे देखो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है ये पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का अब 17 नंबर का सही जवाब आपका 7 हो जाएगा। कुल महाद्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नोट करिएगा। और जब आप बैठा करें तो पेन कॉपी लेके बैठा करें, आपके लिए दोस्त वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो यहाँ पे देखो याद करो, पहला आपका एशिया हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका एशिया हो जाएगा। देखो मैं ऐसे ही शॉर्टकट में लिखूंगा। दूसरा आपका अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका अफ्रीका हो जाएगा। तीसरा आपका कौन सा होगा, ये क्रम वाइज है, ठीक है, अपने साइज से भी क्रम वाइज है। ये आपका जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, एशिया महाद्वीप आपका सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, अफ्रीका नहीं, माफ़ी चाहते हैं, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, ये भी देखो याद रखना। उसके बाद आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद आपका होना चाहिए अटलांटिका याद रखना, अटलांटिका हो जाएगा। और उसके बाद आपका यूरोप आता है, और यूरोप के बाद आपका सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया आता है। ये तो आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया तो याद होगा ना। देखो आपका एशिया के बाद आपका अफ्रीका बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और उसके बाद अटलांटिका, और उसके बाद आपका ये यूरोप हो जाएगा, उसके बाद आपका ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और टोटल कितने हैं, 7। देख लो यहाँ पे 7 है ना, टोटल 7 हो गए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
मलेरिया की दवा क्विनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, ये तो पूछा ही जाएगा। जो मलेरिया की दवा क्विनैन है वो किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, तो यहाँ पे आप इसका सही जवाब क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए सिनकोना। सिनकोना ऑप्शन सी हो जाएगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप जवाब देंगे कि नीम जो वृक्ष है ये कौन से राज्य ने राजकीय वृक्ष घोषित किया है। अपने राज्य का राजकीय वृक्ष कौन से राज्य ने नीम को घोषित किया है। देखो याद रखना, आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। पीपल वृक्ष जो है, इस वृक्ष को कौन से राज्य ने राजकीय वृक्ष घोषित किया है, तो पीपल आप बताइएगा। तो पीपल आपका हो जाएगा बिहार। कौन सा हो जाएगा दोस्त? बिहार राज्य हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त काल में सर्वाधिक उत्थान हुआ था। गुप्त काल में सर्वाधिक उत्थान हुआ था। तो गुप्त काल में जो सर्वाधिक उत्थान है वो हिंदू धर्म का हुआ था। किसका हुआ था? हिंदू धर्म का हुआ था। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने, देखो गुप्त जो था गुप्त काल का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो वो भी याद रखना। देखो हो सकता है कि पूछ लिया जाए। श्री गुप्त था। कौन था? श्री गुप्त था। देखो पेन नहीं है ना, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेहरुनिशा किसका असली नाम था? मेहरुनिशा किसका असली नाम था? देखो ये आपको पता होने चाहिए। अभी मैं यहाँ पे आपको जो भी बताऊंगा आप नोट करेंगे, ठीक है। तो मेहरुनिशा आपको याद रखना, ये नूरजहां का नाम था। किसका? सॉरी, नूरजहां का नाम था। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि नूरजहां किसकी पत्नी थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, ये थी जहांगीर की पत्नी। किसकी? जहांगीर की पत्नी थी। देखो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता था। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोला जाता था। ये भी याद रखना। देखो गुलबदन बेगम से क्या याद रखोगे, इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। ये कौन थी? ये बाबर की पुत्री थी। कौन थी? ये बाबर की पुत्री थी। तो ये भी देखो याद रखना। मुमताज़ तो आप सभी को पता होगा कि ये इसके याद में तो पूरा ताजमहल ही बना दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे, ऐसा हम लोगों ने सुना है। सच्चाई क्या है नहीं पता। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए दोस्त लंदन। लंदन आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। किस राज्य में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया? देखो किस राज्य में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया। देखो ये आपका करंट का क्वेश्चन है और इसे दोस्त नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। और जितने भी मैं करंट का करवाता हूँ ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और सभी को नोट कर लिया करो और बाद में इन्हें एक बार रिपीट फिर कर लिया करो, क्योंकि यहाँ से तो पूछा ही पूछा जाएगा। तो आप याद रखना कि किस राज्य में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया है। तो अगर राज्य पूछेगा तो हम असम बता देंगे। और याद रखना ये गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ? गुवाहाटी में हुआ था। और गुवाहाटी से याद रखना, गुवाहाटी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। देखो ये भी पूछा जाता है। और ये गुवाहाटी में हुए थे चौथे खेलो इंडिया गेम्स असम में। और इन्हें देखो जो इन्हें आयोजित करने वाले थे वो श्री अनुराग ठाकुर जी थे। कौन? अनुराग ठाकुर जी थे, जो कि युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, आपको याद ही हो। और देखो इनका आयोजन हुआ था 19 फरवरी 2014 को। कब हुआ था? 19 फरवरी 2024। मैं 2014 कह रहा हूँ। जल्दी में यही तो हो जाता है। मुझे लगता है कि कम समय में आपको 50 क्वेश्चन करवा दूं और फिर इस तरीके से गलती होती। तो याद रखना ये गुवाहाटी में हुए थे और अनुराग ठाकुर जी ने इन्हें स्टार्ट कराया था। और देखो 19 फरवरी 2024 को इनका शुभारंभ हुआ था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? देखो ये तो सभी को पता होगा कि अकबर ने कराया था। लेकिन अब एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुनिया का, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा आपका यही है। कौन सा? बुलंद दरवाज़ा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, ये आप याद रखेंगे। और इसका अकबर ने, ऐसा भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा अकबर ने कब निर्माण कराया था। अगर वो पूछ लेगा सन, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना 1571 हो जाएगा। कब कराया था? 1571 में कराया था। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी जो है किसके बीच स्थित है? तो देखो ये प्रश्न ना पूछा जा चुका है मेरे भाई आपके आरआरबी के पेपर में।
ये शायद ग्रुप डी में पूछा गया था। अब कुल्लू घाटी जो है वो किसके बीच स्थित है, तो यहाँ पे आपको ये बताना। तो याद रखना लद्दाख और पीर पंजाल। तो लद्दाख और पीर पंजाल आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपने सही से देख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक तो भाई बुध है। सबसे नज़दीक जो है वो कौन सा है, नज़दीक आपका बुध है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है वो शुक्र है पृथ्वी के, ठीक है। और ये सबसे गर्म भी है, ये भी आपको पता ही होगा। और देखो यहाँ पे जो वरुण है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो वरुण दे रखा है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो सबसे सही जवाब सटीक हो जाएगा। और पृथ्वी के निकट और सबसे चमकीला जो है वो शुक्र हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं आप दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांस देश की राजधानी क्या है, फ्रांस देश की राजधानी क्या है। देखो ये देशों की राजधानियाँ इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो आप, ये तो आपसे पूछी जाएंगी। आपसे राज्य की भी राजधानियाँ भारत के अंदर भी पूछी जाएंगी, देशों की राजधानियाँ भी पूछी जाएंगी। अब यहाँ पे फ्रांस की राजधानी आपसे पूछ दिया गया है तो आप तुरंत बताएंगे भैया पेरिस हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा ना। और देखो यहाँ पे बर्लिन दे रखा है, बर्लिन जो है ये किसकी राजधानी है, तो जो बर्लिन है ये आपकी जर्मनी की राजधानी है। किसकी, जर्मनी की राजधानी है। किसकी राजधानी है, जर्मनी की। और देखो रोम जो है ये आपकी इटली की राजधानी है। ये किसकी, ये आपकी इटली की राजधानी है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि जो ओस्लो है, ओस्लो देखो मैंने उस दिन आपको बताया था, मुझे अभी भी याद है, जो ओस्लो है ये किसकी राजधानी है, तो आप क्या बताएंगे, बताओ। ओस्लो जो है ये किसकी राजधानी है, तो ये हो जाएगी आपकी नॉर्वे की राजधानी। किसकी हो जाएगी, नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूरत नगर किस नदी के किनारे स्थित है, सूरत। अब देखो यहाँ पे वही अभी मैंने आपको क्या बताया था, गुवाहाटी बताया था। अब यहाँ पे सूरत पूछ लिया गया है। तो जो सूरत नगर है ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र के किनारे अभी मैंने आपको क्या बताया था, तो आप फटाफट बताइएगा। ब्रह्मपुत्र के किनारे मैंने आपको बताया था गुवाहाटी, क्या बताया था, गुवाहाटी बताया था। और देखो यहाँ पे जब महानदी दे रखा है तो महानदी के किनारे आपका पड़ता है संबलपुर। क्या पड़ता है, संबलपुर पड़ता है, संबलपुर, संबलपुर महानदी के किनारे। और देखो गंगा के किनारे आपका हरिद्वार है, और गंगा के किनारे हरिद्वार है आपका, वाराणसी है आपका, कानपुर है आपका, पटना है आपका, ये सब गंगा के किनारे पड़ते हैं। और देखो रामगंगा के किनारे मैंने कल आपको बताया था बरेली पड़ता है, रामगंगा, तो रामगंगा भी याद रखना बरेली पड़ता है। और नासिक आपका गोदावरी के किनारे, और हैदराबाद आपका मूसी के किनारे। तो देखो ये सब क्या है, ये मैं कहीं देख के थोड़ी ना बता रहा हूँ आपको, ये सब याद हुए, कैसे हुए, बस रात दिन रात दिन रात दिन मेहनत और कुछ नहीं। कहते हैं ना दोस्त कि मैंने आपको बोला था कि संघर्ष में यदि कटता है, देखो दो लाइनें हैं आराम से सुनना, कि संघर्ष में यदि कटता है तो कट जाए सारा जीवन, संघर्ष में यदि कटता है तो कट जाए सारा जीवन, कदम कदम पर समझौता मेरे बस की बात नहीं, कदम कदम पर समझौता मेरे बस की बात नहीं। तो आप याद रखना, समझौता नहीं करना है, संघर्ष से अगर पूरा जीवन कटता है तो मैं काटने को तैयार हूँ। और यहाँ पे देखो पूछा गया है कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो पेरियार वन्य जीव जो अभयारण्य है वो आपका किस राज्य में है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब केरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त, केरल होना चाहिए। उत्तराखंड में आपका कौन सा है, तो उत्तराखंड में आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका है कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। देखो कर्नाटक में आपका कौन सा है, तो कर्नाटक में आपका शरावती वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सा है, शरावती वन्य जीव अभयारण्य। देखो यहाँ पे इसीलिए तो कहता हूँ ये यहाँ पे हो जाएगा आपका शरावती वन्य जीव अभयारण्य। तो ये भी देखो याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये देखो ये तो इजी क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है, ये आपसे आपके आरपीएफ के पेपर के अंदर पूछा गया है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका आपने सही जवाब क्या लगाया, तो आप बताइएगा। यहाँ पे आपका सही जवाब महानदी होना चाहिए। महानदी ये कहाँ पर है, तो ये आपकी उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। और देखो उड़ीसा में एक खारे पानी की झील और है आपकी चिल्का, खारे पानी की झील पूछा जाएगा और ऑप्शन में आपको चिल्का दिया जाएगा, आप बिल्कुल सही जवाब लगा के आएंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है बाम्बी बकेट क्या है, बाम्बी बकेट क्या है,
तो बॉम्बी बकेट जो है ये देखो एक बॉकेट है, हेलीकॉप्टर के नीचे लगाया जाता है और जब कहीं जंगल में आग लग जाती है ना, जब जंगल में आग लग जाती है तो उसे बुझाने के काम आता है। मतलब कि इसमें पानी भर लिया जाता है, हेलीकॉप्टर से फैला दिया जाता है। तो इसे ऑप्शन में हम बता सकते हैं कि हवाई अग्निशामक यंत्र। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हवाई अग्निशामक यंत्र, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। ये तो आपकी हर जगह से हर तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 99.9% बंदे को पता होगा इसका सही जवाब। और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आज के बाद नहीं बोलोगे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो मैं आपको वैसे ही रोज़ बताता रहता हूँ कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपकी इधर क्यों लिख रहा हूँ भाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपकी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये वो सिलेक्टेड किताबें हैं जो आपसे पेपर के अंदर पूछी जाती है। चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आप करिएगा इसका सही जवाब। आपका सही जवाब होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये आपका सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपका सबसे पूर्वी राज्य है। पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है, और उत्तरी राज्य जो है वो आपका लद्दाख है, और दक्षिणी राज्य जो आपका है वो है तमिलनाडु। तो ये देखो आप याद रखना, पेपर के अंदर हो सकता है कि पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी राज्य कोई पूछ लिया जाए, और यहाँ पे बोमडिला दर्रा जो आपका है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर दे रखा है, तो जम्मू कश्मीर से भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो प्रश्न का जवाब करते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका पड़ता है काराकोरम दर्रा। कौन सा? काराकोरम दर्रा पड़ता है। तो देखो ये आप याद रखेंगे, काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। देखो आपका हिमाचल प्रदेश से भी एक दर्रा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसे कहते हैं रोहतांग दर्रा। क्या बोलते हैं? रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। देखो ये आपका आया हुआ प्रश्न है, ये आपका आया हुआ प्रश्न है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। तो वो स्वेज नहर जोड़ती है। कौन सी? स्वेज नहर जोड़ती है। और मैं आपको बता दूं ये कहाँ पर पड़ती है। तो ये दोस्त मिस्र में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? तो ये दोस्त मिस्र में पड़ती है। ये भी आप याद रखना। और देखो यहाँ पे देखो यही तो दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है। तो ये देखो मिस्र में पड़ती है। और मैं यहाँ से आपको बताऊँ, यहाँ से और इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है इसका निर्माण कब हुआ था स्वेज नहर का। तो वो याद रखना 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। इसकी लंबाई याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो इसकी लंबाई जो है वो है 168 किलोमीटर। कितनी है? 168 किलोमीटर है। तो ये भी आप याद रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको याद रहेगा। और सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी नील नदी है, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। कितनी है? 6650 किलोमीटर। तो ये भी देखो याद रखना। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है कि मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, और सब दिन में। यहाँ पे वर्ष भी दे रखा है। नहीं यार, यहाँ पे दिन होना चाहिए। ठीक है, ये गलत यहाँ पे एरर हो गया है। यहाँ पे दिन होगा 687 दिन। आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो देखो अगर हमें पता होगा तो हम बता देंगे कि सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में तो बुध करता है। कौन करता है? बुध ग्रह करता है। यहाँ पे 365 दिन में तो हमें पता ही हमारा एक साल होता है, मतलब कि पृथ्वी करती है भाई। सूर्य की परिक्रमा 165 दिन मतलब पृथ्वी करती है। देखो यहाँ पे जो 687 दिन दे रखा है ये मंगल ग्रह करता है। जो 687 दिन दे रखा है ये मंगल ग्रह करता है। और मंगल ग्रह का जो रंग लाल रंग है वो किसकी वजह से है? तो वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का जो कलर है वो होता है लाल। तो ये भी याद रखना, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग का होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एशिया का मरीज के नाम से कौन जाना जाता है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप तुर्की जवाब सही करेंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा एकदम से। तुर्की तो किसे बोलते हैं बताओ? तुर्की तो भाई यूरोप का मरीज है। किसका? यूरोप का मरीज है। अब यहाँ पे हमें बताना एशिया का मरीज है। तो यहाँ पे जो आपका एशिया का मरीज पूछा गया है इसका सही जवाब चीन होगा। इसका सही जवाब चीन होगा, और तुर्की आपका यूरोप का मरीज है। तो चलते देखो मुझे पता था कि तुर्की क्या होगा, और हंस भी रहे हैं आप
क्योंकि आपने गलत आंसर किया और मैं भी जल्दबाजी में लगा देता, लेकिन मुझे पता था कि यूरोप का मरीज अगर तुर्की है तो एशिया का मरीज चीन होगा। यहाँ पे दिया गया है देश रत्न की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। देश रत्न की उपाधि किसे मिली है? तो देश रत्न मतलब कि देश का आभूषण, ठीक है। तो देश रत्न की जो उपाधि है वो किसे मिली? तो वो हमारे पहले राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पहले राष्ट्रपति जी हमारे जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि और राष्ट्रपिता की उपाधि, दो उपाधियाँ मिली, और कैसर ए हिंद की भी उपाधि मिली जो कि अंग्रेजों ने दी थी। और देखो यहाँ पर राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि मिली, और वो क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली। कहाँ मिली थी ये बताओ, ये कहाँ पर मिली थी? तो इन्हें देखो गांधी जी ने दी थी, और ये बारदौली में दी थी। कहाँ पर? बारदौली में मिली थी। बारदौली में गांधी जी ने दी थी, और बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार कह के सम्मानित भी किया था। ये भी आप याद रखना। देखो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक। अब ये प्रश्न आपको फंसाने वाला है, और देखो इसका सही जवाब करिएगा। एसआई वाले भैया आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका सही जवाब बताइएगा तो आपका सही जवाब बहलोल लोधी हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी से याद रखना, इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। तो ये भी देखो याद रखना, हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? अगर पता होगा तो बता पाओगे, अदरवाइज तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो आज मैं आपको काफ़ी युद्ध अभी बताऊंगा। आप पेन कॉपी लेके बैठे हो ना, तो नोट करना। देखो चौसा का जो युद्ध है ये हुआ था आपका 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में। देखो 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और 1556 में आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और 1761 में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। यहाँ तक आपके पानीपत के क्लियर? अब देखो 1540 दे रखा है, 1540 में आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था। कौन सा? कन्नौज का युद्ध हुआ था, या जिसे आप बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध मतलब कि 1540। और देखो 1539 और 1540 का जो युद्ध हुआ था ये शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था ये दोनों युद्ध, 1539 भी और 1540 भी। ये चौसा का युद्ध था, ये कन्नौज का युद्ध था। तो ये देखो आपने नोट कर लिया ना। अब देखो 1526 हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1527, और इसे देखो ट्रिक से याद करवा दूंगा 1528। ये देखो ट्रिक से याद करना, अभी एकदम से याद रहेंगे कभी नहीं भूलोगे। 1529 बताओ। चलो यहाँ पे बहुत सारे युद्ध हो जाएंगे, इतने और बता दो। देखो जब 1526 में पानी पिया तो 1527 में खाना खाया, तो ये खाना खाया ना, तो ये खानवा का युद्ध हो गया। ठीक है, खाना खाया तो ये खानवा का युद्ध हो गया। फिर खाना खाओगे तो चाय भी पियोगे, चाय पियोगे तो ये चंदेरी का युद्ध हो गया 1528 में। एक साल बाद सब करते जाओ, पानी पियो पहले 26 में, खाना खाओ 27 में, चाय पियो 28 में, और 29 में क्या करोगे? घर जाओ, मतलब कि घग्गर का युद्ध। 29 में क्या करोगे? घर जाओ, तो मतलब घग्गर का युद्ध। तो भाई किसी के यहाँ जाओगे, चाय पानी सब कुछ करने के बाद अपने घर चले जाओगे, तो 1529 में घग्गर का युद्ध हो गया था। तो यहाँ से इतने युद्ध आप याद रखना, हो सकता है कि पेपर के अंदर एक इनमें से जरूर पूछा जाएगा। देखो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का दूसरा, पहला भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, दूसरा आज की क्लास में बताऊंगा। तो पहला अधिवेशन जो है वो आपका मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, तो ये तो आप याद रखेंगे। ठीक है, और दूसरा अधिवेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? दूसरा आपका कोलकाता में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था बताओ? ये जो दूसरा अधिवेशन आपका हुआ था कोलकाता में, ये आपका 1886 में हुआ था, और पहला वाला जो हुआ था ये 1885 में हुआ था। अब इसका अध्यक्ष कौन था भाई? ये जो मुंबई में हुआ था पहला अधिवेशन, इसका अध्यक्ष कौन था? तो वो थे व्योमेश, मतलब WC बनर्जी। WC बनर्जी, ऐसे याद रखना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जो दूसरा हुआ था कोलकाता में 1886 में, इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका भी अध्यक्ष याद रखना, दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी थे। तो ये तो देखो ये भी याद रखना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गीता रहस्य जो है
ये पुस्तक किसकी है, तो आप क्या बताएंगे, ये हो जाएगी आपकी बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी। और ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर के अंदर पूछी जा सकती है, इसे एक बार नोट कर लेना। और देखो मैथिली शरण गुप्त से एक पुस्तक पूछी जाती है, भारत भारती। कौन सी पूछी जाती है, देखो यहाँ पे भारत, मैं सही से लिख दूँ नहीं तो कहोगे भैया ने भारत भी सही से नहीं लिख पाया। देखो भारत भारती, तो भारत भारती आप याद रखेंगे, ठीक है, भारती। तो ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और जो मैथिली शरण गुप्त की है वो भारत भारती है। और मुंशी प्रेमचंद की तो आपको पता ही होगा, आपकी एक गोदान है, एक गवन है। तो ये देखो गोदान और गवन, ये भी याद रखना मुंशी प्रेमचंद जी से। ये हो सकता है कि ये भी आपसे पूछ ले। देखो 41 क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं एक बार फिर रुकूंगा 1 मिनट के लिए और आपसे यही कहूँगा। और ये देखो आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आ गया कि आप सभी दोस्त एक बार अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, आप लोग बहुत लाइक शेयर कर रहे हैं, मुझे पता है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोगों के सपोर्ट से वाकई में मुझे लग रहा है कि मैं मोटिवेट हुआ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं अब लाइफ में, मुझे फांसी के फंदे पे नहीं लटकना होगा। और देखो असफलता का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जान दे दें। असफलता का मतलब होता है कि आपने अपनी सफलता जो है, अपना जो लक्ष्य है, उसे हासिल करने के लिए आपको अभी एक कदम चलने की आवश्यकता और है, एक कदम चलने की आवश्यकता और है, उसको आप चलिएगा और सफलता आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर देना। और देखो यहाँ पे दिया गया, मिशन अंत्योदय ने किस वर्ष तक 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, इसका सही जवाब आपका यहाँ पे होना चाहिए दोस्त 2019। 2019 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। देखो ये आपका आया हुआ प्रश्न है। और देखो दोस्त, मैं आपसे वैसे भी कहता रहता हूँ कि झूठी डाल पर बैठना, झूठी डाल पर नहीं बैठता, सॉरी झूठी डाल पर नहीं बैठता मैं सच का परिंदा हूँ, झूठी डाल पर नहीं बैठता मैं सच का परिंदा हूँ, जिन हालातों में लोग मर गए मैं उन्हीं हालातों में जिंदा हूँ, मैं उन्हीं हालातों में जिंदा हूँ। तो दोस्त इसीलिए कहता हूँ कि सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है, बस निरंतर प्रयास करते रहना है। तो यहाँ पे देखो ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका होना चाहिए भगवान इंद्र को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो ऋग्वेद में मैं आपको बता दूं कितने मंडल हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है 10 मंडल हैं। कितनी युक्तियां हैं, सुक्तियां हैं, तो जो युक्तियां नहीं सुक्तियां, सुक्ति बोलते हैं, सुक्तियां हैं कितनी हैं, 1028 सुक्तियां हैं। तो ये भी आप देखो याद रखना, हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, ये भी आप याद रखना। वेदों की संख्या 4 है, ये भी आप याद रखना। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि खपत व्यय पर आय की अधिकता कहलाती है। भाई आपका खपत कम है, मतलब कि खपत कम है और व्यय मीन्स खर्चा भी कम है। खपत कम है, खर्चा कम है, लेकिन पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप बचत करेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब। देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कुछ दिमाग से भी करने होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है। डांडिया, देखो ये आपका सिलेक्टेड है और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डांडिया जो आपका है ये गुजरात से संबंधित है। कहाँ से, गुजरात से। उत्तर प्रदेश से आप याद रखना, आपकी एक तो हो जाएगी नौटंकी हो जाएगी, एक आपका कथक हो जाएगा। देखो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, नौटंकी हो जाएगी, कथक हो जाएगा, रासलीला हो जाएगा। तो ये आप सभी को याद रखेंगे। देखो आपके बिहार से कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे छठ पूजा होती है। आपका एक विदेशिया लोक नृत्य है, विदेशिया। तो देखो विदेशिया और छठ पूजा ये आप क्या करेंगे, बिहार से याद रखेंगे। तो इस तरीके से दोस्त आप देखो, मैं आपको इकट्ठा नहीं बताता हूँ, मुझे भी पता है कि मुझे भी याद नहीं होता, मुझे जैसे याद होता है ना मैं आपको उसी तरीके से बताता हूँ। और मैं देखो आपसे रोज़ कहता हूँ कि लिख लिया करो, लिखने से चीज़ें बहुत ज़्यादा याद हो जाती हैं। देखो भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपका आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एएलपी का जो पेपर दिया होगा किसी ने, उनसे पूछना, उन्हें ये प्रश्न मिला होगा। 45 भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका सही जवाब 1893 हो जाएगा, 1893। अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि कहाँ पर हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, तो आप तुरंत बताएंगे भैया ये कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी 1853 के अंदर। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांग टा शैली के लिए प्रसिद्ध है। 110% पेपर के अंदर पूछा जाएगा। एसएससी, जीडी, आरपीएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस। भाई इस क्वेश्चन को नोट कर लेना,
ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और जो क्लास छोड़ गए होंगे दोस्त उनके लिए तो कुछ नहीं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं आप सभी को दोस्त मैं यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपका सिलेक्शन इस बार 100% हो जाएगा दोस्त। और चलते हैं अपने प्रश्न पे। जो थांग टा शैली है ये किस प्रदेश से है, तो आप क्या बताएंगे? मणिपुर। मणिपुर, देखो मणिपुर में हिंसा का दौर था अभी कुछ टाइम पहले, 1 महीने लगभग चला होगा। और देखो यहाँ पे जो मणिपुर है यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, तो याद रखना कि जो मणिपुर में थांग टा शैली है उसका किससे, मणिपुर से संबंध है। और चलो देखो थांग टा से मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ। थांग टा जो है ना, थांग टा का मतलब क्या है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो कभी नहीं भूलोगे, थांग टा को कभी नहीं भूलोगे। थांग का मतलब होता है तलवार। क्या होता है? थांग का मतलब होता है तलवार। और टा का मतलब क्या होता है बताओ? टा का मतलब होता है भाला। क्या होता है? भाला। देखो टा का मतलब भाला होता है और था का मतलब तलवार होता है। तो यहाँ से ये आप याद रखेंगे और ये मणिपुर से संबंधित है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किस पुलिस विभाग ने साइबर अलर्ट ऐप लॉन्च किया? तो ये तो तमिलनाडु ने किया है। और देखो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी एक चलाया है, उसका नाम क्या था? त्रिनेत्र 2.0। क्या था? त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र 2.0, त्रिनेत्र 2.0 ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखो ये आप याद रखना, हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो तैयारी कर रहा हूँ उनसे तो पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? तो वो शक्ति कहलाती है दोस्त। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। सीधी सी बात है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को किससे जोड़ता है? केरल का जो पालघाट दर्रा है वो पालघाट को किससे जोड़ता है? तो यहाँ पे अब आप क्या बताएंगे इसका सही जवाब? और देखो ये आपका हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर ऑप्शन है, और ये आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन। कोयम्बटूर आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ से आप याद रखेंगे। और देखो एक आपका पूछा जाता है, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे एक और पूछा जाएगा थालघाट। थालघाट, ठीक है, थालघाट। देखो मुझे याद आ रहा है, थालघाट पूछा जाएगा। तो ये किसे जोड़ता है? ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ये किसे जोड़ता है? थालघाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है, थालघाट। और देखो एक आपका भोर घाट होता है, भोर घाट। तो भोर घाट भी याद रखना। भोर घाट किसको जोड़ता है? तो भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है। किसे? मुंबई और पुणे को जोड़ता है। तो ये भी आप देखो याद रखना, ठीक है। मुंबई और पुणे को भोर घाट, और थालघाट मुंबई और नासिक को। और केरल का जो पालघाट दर्रा है वो केरल का पालघाट दर्रा पालघाट और कोयम्बटूर को जोड़ता है। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। सेंटिनली जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। अंडमान द्वीप लगा देना, ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और देखो दोस्त कहते हैं कि जीवन में एक मित्र का होना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात को सोने ना दे। तो इसलिए आप सोएंगे कम, जिसकी नींदें अधूरी रहती हैं लक्ष्य उसी का पूरा होता है। इस चीज़ को दिमाग में डाल के तभी संघर्ष करना है। और एक बार क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने अभी क्लास को स्टार्ट करने से पहले भी कहा था कि विरासत में मिली हो जिनको पुरखों की दौलत, उन्हें मेहनत के तजुर्बे नहीं आते, तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद।